नमस्कार, कैंडिड कन्वर्सेशंस के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मंगलवार है और प्रोफेसर अभय दुबे साहब हमारे साथ हैं। दिन तो मंगलवार है सर, लेकिन कुछ ज़्यादा मंगल की खबरें हैं नहीं हमारे पास, क्योंकि चारों तरफ जो है एक हाहाकार की स्थिति है और ख़ास करके जो निवेशक हैं, जो आर्थिक मोर्चे पर समस्याएँ शुरू हुई हैं अमेरिका से, ट्रम्प के आने के बाद, वो अमेरिका में भी लोग डूब रहे हैं, दुनिया में लोग डूब रहे हैं, भारत में जो है वो पैसा लोगों का डूब रहा है। और ऊपर से जले पे नमक छिड़का है कल भारत सरकार ने। उन्होंने 2 काम ये किए कि एक तो सीएनजी के दाम बढ़ाए, ये एलपीजी के दाम बढ़ाए गैस सिलेंडर्स के, और डीजल पेट्रोल के दाम घटने से रोक दिया। लोग कह रहे हैं कि वो उसका ₹2 जो बढ़ा है उसका जो लोड है, जो भार है वो जेब पे नहीं आएगा आम जनता के, लेकिन वो जो जेब हल्की होने वाली थी, वो बोझ हल्का होने वाला था, उसको रोक दिया उन्होंने। कहीं कीमतें घटने ना पाए, ₹2 अभी पहले एक्साइज ड्यूटी बढ़ा लो और जिससे कि तेल का दाम उसी उस पे मिलता रहे। सर, इस पे मैं आपसे बात करना चाह रहा था कि ये जो आर्थिक स्थिति है, ये तो भयावह होती जा रही है और मोदी जी जैसे जिस टाइप से गायब है पूरी सरकार कि न कुछ बोलना है, ना कोई अपना स्टैंड क्लियर करना है, इसको सर आप कैसे देख रहे हैं अभी? देखिए, मोदी जी की तो बात ऐसी है कि उन्होंने तय कर लिया है कि उन्हें ज अमेरिका जिस दिशा में उन्हें ले जा रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था को उस दिशा में जाना है। उन्होंने तय कर लिया है कि ट्रम्प जो भाषा बोलते हैं, वही भाषा उन्हें बोलनी है। भारत अमेरिका के एक नए पिट्ठू के तौर पे उभर रहा है, नए पिछलग्गू के तौर पे उभर रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में अमेरिका के ही नेतृत्व में सारी दुनिया में एक नई विश्व आर्थिक व्यवस्था बनी थी और उसी के तहत सब कुछ काम हो रहा था। भूमंडलीकरण भी उसके तहत हुआ था। सब कुछ उसी के तहत हुआ था और भारत ने जो कुछ भी प्रगति की है, उसमें उस अर्थव्यवस्था द्वारा दी गई दिशा थी। भारत ने ही भूमंडलीकरण किया। अब ट्रम्प उसको तोड़ देना चाहते हैं। ट्रम्प उस अर्थव्यवस्था को बदलकर एक नए सिरे से नई अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं। इसका प्रभाव अमेरिकी बाजार पे भी पड़ रहा है, अमेरिकी अर्थव्यवस्था पे भी पड़ रहा है। वहाँ भी महंगाई बढ़ रही है, शेयरों के दाम गिर रहे हैं, बहुत बुरी हालत है वहाँ पे है और भारत के ऊपर भी पड़ रहा है। इसमें भारत के सामने 2 विकल्प थे। मैं कहूँगा 3 विकल्प थे भारत के सामने। एक विकल्प तो ये था कि वो सिंगापुर की तरह, चीन की तरह और इन देशों की तरह सीना तान के खड़े हों और अमेरिका के ऊपर जवाबी टैरिफ लगाएँ। ये भारत ने किया नहीं, क्योंकि ये भारत के बस के बाहर की बात थी। सिंगापुर के पास सिंगापुर की अर्थव्यवस्था अपने पैरों पे खड़ी हुई है, अमेरिका चीन की अर्थव्यवस्था अपने पैरों पे खड़ी हुई है। भारत की अर्थव्यवस्था अपने पैरों पे नहीं खड़ी हुई है। दूसरा उनका ये था कि वो एक ट्रम्प ट्रम्प को राष्ट्रीय मंच पर खड़े होकर और दुनिया की तरफ मुंह कर कर एक डांट लगाते हैं। वो कहते हैं आप ये जो कर रहे हैं ये आपको शोभा नहीं देता, आप बिल्कुल सब तबाह बर्बाद कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ये भी काम करना इनकी हिम्मत के बाहर था। फिर तीसरा तीसरा विकल्प उनके सामने ये था कि जो कुछ अमेरिका कर रहा है उसके पीछे पीछे घिसकते चले जाओ और वो उन्होंने अपना लिया। सारा काम उनका यही है। अब देखिए अभी यहाँ पर ब्रेंडन लिंच आए थे, 25 तारीख को आए थे। 25 मार्च को ब्रेंडन लिंच के नेतृत्व में एक वाणिज्य प्रतिनिधिमंडल आया था और उसमें उस वाणिज्य प्रतिनिधिमंडल ने 5 दिन तक भारत में रहे और जो भारत और अमेरिका ट्रेड एग्रीमेंट है उसके बारे में वो चर्चा करते रहे। उन्होंने भारत सरकार की एक भी बात नहीं मानी और भारत सरकार से तकरीबन ये मनवा लिया है कि वो अमेरिका का महंगा तेल खरीदेंगे, अमेरिका की महंगी प्राकृतिक गैस खरीदेंगे। ये जो कीमत बढ़ी है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $65 से नीचे चला गया है। 2 बड़ी कंपनियां हैं जो इसका व्यापार करती हैं, उनके आंकड़े मेरे पास हैं। एक 62 पे बेच रही है तेल, एक $60 के आसपास तेल बेच रही है। और भारत में तेल के ऊपर उत्पाद शुल्क बढ़ाया जा रहा है, गैस का सिलेंडर में महंगा किया जा रहा है भारत के अंदर। ये हो रहा है क्योंकि भारत सरकार ने पहले से ही अंदाजा लगा लिया है कि भाई अमेरिका से महंगा माल खरीदना है तो यहाँ तो पहले ही से महंगा होगा और वो कहीं भी अपने राजस्व में कोई कमी नहीं करना चाहते, वो खतरा नहीं उठाना चाहते। 3 ही उनके पास राजस्व के स्रोत है, शराब बेचना, पेट्रोलियम पदार्थ बेचना और जीएसटी। 3 बड़े स्रोत है राजस्व के सरकार के पास। जीएसटी में देखिए शराब और पेट्रोलियम पदार्थ शामिल नहीं है, तो वो इन तीनों के ऊपर उनका फोकस है। इन्हीं से सारा राजस्व उनका आता है भारत का और इसी तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था घिसटती हुई चल रही है। और अब तो जो जो सरकार के प्रशंसक और दिन रात सरकार के पक्ष में आंकड़े बताने वाले लोग थे, उन्होंने भी मानना शुरू कर दिया है
कि विकसित भारत का जो तथाकथित गोल, तथाकथित लक्ष्य मोदी जी की सरकार ने तय किया था, उसको भी नए सिरे से देखना होगा। क्योंकि जब आपके नीचे गिरेगा 1.2 पर स्वामीनाथन अंकलेश्वर अय्यर अय्यर का ये अंदाज है कि अगर भारतीय जीडीपी में 1.2% की गिरावट आती है इसकी वजह से, तो भारत को $5 ट्रिलियन का भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा। तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था से नुकसान को झेल सकती है क्या? भारतीय अर्थव्यवस्था से नुकसान को झेल सकती है? ये सवाल है। सर एक चीज मुझे सर मैं कल से खोजने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदा है ट्रंप ने, उसमें तो खुद गिरते जा रहे हैं कि वो टेस्ला के भी स्टॉक्स डाउन है, उनके इनका स्टॉक मार्केट डाउन है, स्टैंडर्ड एंड पुअर डाउन है, जो भी जितने इंडाइसेस हैं उनके वो सारे डाउन हैं। ये कौन सा अर्थव्यवस्था चला रहे हैं ट्रंप जी जिसमें वो खुद उसी गड्ढे में गिर जा रहे हैं? देखिए, मैं ये मानता हूं कि ये बात जो आप कह रहे हैं बात तो सही है, लेकिन ये परिस्थिति ट्रंप को इस रास्ते पर चलने से रोक नहीं पाएगी, क्योंकि ट्रंप का मंसूबा कुछ और है। ट्रंप सारी दुनिया में जो प्रभाव क्षेत्र हैं और आर्थिक तंत्र जो है उसको पूरा बदलकर एक नई दुनिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बनाने में पिछली दुनिया में कुछ तबाही होगी, कुछ बर्बादी आएगी, चीजें गिरेंगी, वो इस बात को पहले से उन्हें पता है और वो इसलिए उन पर कोई असर नहीं हो रहा है। वो कह रहे हैं कि ये सब हो रहा है, होने दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंततः अमेरिका का स्टॉक मार्केट बूम करेगा, अंततः अमेरिका की अर्थव्यवस्था बूम करेगी, हमेशा अमेरिका बूम करेगा, अमेरिका चमकेगा, ये सब बातें वो कह रहे हैं। मेरा मानना ये है कि अभी तो ट्रंप को 20 जनवरी को उन्होंने शपथ ली थी, अभी तो 20 अप्रैल भी नहीं आया है। तो वो 6 महीने से लेके साल भर तक इस प्रयोग को करेंगे, उसमें जो भी वाही तबाही होगी वो होगी, और उसके बाद फिर सब लोग आकलन करेंगे कि दरअसल हुआ क्या और अब क्या होना चाहिए। तो ट्रंप अभी तो रुकने वाले हैं नहीं। मुझे नहीं लगता कि इस वजह से कि वो कि अमेरिका में उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, सड़कों पे लोग निकल आए, आपने ठीक कहा। कह रहे हैं उनका नारा है हैंड्स ऑफ का नारा पोस्टर लिए हुए हजारों हजारों लोग सड़कों पे निकल आए और काफी ट्रंप को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा निकट भविष्य में। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इन मुश्किलों से अपनी लाइन में जो लाइन ऑफ एक्शन है उनका, उसके अंदर कोई तब्दीली करेंगे। अभी फिलहाल तो नहीं करेंगे तब्दीली, क्योंकि अभी अगर उन्होंने कदम खींच लिए तो ट्रंप की साख बिल्कुल गिर जाएगी। वो अपने प्रशंसकों, अभी तो कम से कम अपने प्रशंसकों में ट्रंप की बल्ले बल्ले हो रही है, अपने प्रशंसकों में भी ट्रंप की साख गिर जाएगी, लोग उनके ऊपर थू-थू करने लगेंगे। अब उन्होंने जो एक ऐसी गली चुनी है जिसमें लौटने का रास्ता नहीं है। वो फिल्म जी। नाम का मशहूर डायलॉग है ना कि वो जो परेश रावल खलनायक है, वो ऊपर की बिल्डिंग पे खड़े होके संजय दत्त को बता रहा है कि ये रास्ता इस तरफ जाता है, लेकिन ये वापस नहीं लौट सकते आप इस रास्ते से, आपको एक ही तरफ जाते रहना पड़ेगा। यही ट्रंप ने चुन लिया। जी। अच्छा सर, मैं एक और चीज देख रहा था कि आजकल शायद इन लोगों के दिन थोड़े ठीक नहीं चल रहे हैं और हमारे यहाँ भी मोदी सरकार के भी एक साल लगता है एक जाल बिछाया मोदी सरकार ने, एक वक्फ अमेंडमेंट बिल लेकर के आए। उनको ऐसा लग रहा था कि इससे कुछ बहुत हम पोलराइज कर लेंगे हिंदू मुस्लिम और सारा जो विपक्ष है या जो इंडिया ब्लॉक है वो कहीं से बिखरेगा, कुछ लोग उसमें पक्ष में आएंगे, कुछ विपक्ष में आएंगे। लेकिन सर हुआ मुझे लगता है उल्टा। वो बिल तो पास हो गया लेकिन जो सारी लाइमलाइट थी या जो सारा नैरेटिव था वो इंडिया ब्लॉक की तरफ झुक गया है। वो सारे लोग एक तरफ हो गए हैं। एनडीए में उथल-पुथल मची हुई है। एनडीए के अलाइज नाराज चल रहे हैं, उनके पास लोग इस्तीफे दे रहे हैं। आज तो खबर में है कि नवीन पटनायक के यहाँ भी इस बात को लेकर के नाराजगी लोगों में कि आपने ऐसे आंख बंद करके क्यों सपोर्ट कर दिया इस बिल को। तो ये सर ये भी उन्होंने वही काम किया, गड्ढा खोदा तो उसके लिए खुद भी गिर गए और कांग्रेस ने खास करके कांग्रेस उसमें बहुत स्मार्टली बच गई क्योंकि इन्होंने सोचा था कि शायद इस पे राहुल गांधी बोलेंगे या प्रियंका गांधी बोलेंगी, सोनिया गांधी बोलेंगी, लेकिन वो लोगों ने डिबेट में हिस्सा नहीं लिया और बाकी नेताओं को आगे किया। सोशल मीडिया पे दिखते रहे कि बिल का खिलाफत कर रहे हैं लेकिन वो पार्लियामेंट में आकर के नहीं बोले। तो उससे भी वो स्मार्टली बच गए लेकिन मोदी सरकार के खिलाफ एक अजीब सा नैरेटिव बन गया कि नहीं ये इतना ज्यादा पोलराइज क्यों कर रहे हैं और मुसलमान तो खास करके गुस्सा है क्योंकि वो बिल्कुल ही तैयार नहीं इस बार एनडीए के साथ जाने के लिए, किसी भी दल को वोट नहीं देंगे। देखिए मुझे इस पूरे मसले पर गौर करते समय ये देखना ज्यादा उचित लगता है कि
क्या एनडीए को इस कदम से बिहार में नुकसान होगा? पहली बात। क्या एनडीए को इस कदम से उत्तर प्रदेश में नुकसान होगा? क्योंकि ये 2 बड़े राज्य हैं जिनमें एक-एक करके चुनाव होने हैं। इस साल के आखिर में बिहार में चुनाव होना है और उसके बाद अगले साल जो है वो उत्तर प्रदेश में 27 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है। न तो एनडीए बिहार में, हमारे मित्र संजय कुमार ने आज विश्लेषण किया है पूरा आंकड़ों के साथ में, वो बहुत दिलचस्प है और उसको देखना चाहिए। उनका कहना है कि 2015 को छोड़कर ऐसा कोई चुनाव नहीं दिखाई पड़ता 2005 के बाद 2015 को छोड़ के बिहार का ऐसा कोई चुनाव नहीं दिखाई पड़ता जहां पर नीतीश कुमार को पसमानदा मुसलमानों के वोट मिले। 2015 में जब लालू यादव के साथ थे तब वो पसमानदा मुसलमानों की वोट अपनी ओर खींच पाए थे। उसके बाद से नीतीश कुमार को पसमानदा मुसलमानों के वोट ना के बराबर ही मिलते रहे। ये बात सही है, जो ना के बराबर वोट मिलते थे इस बार वो भी नहीं मिलेंगे। ये बात आपकी सही है, इस बार वो भी नहीं मिलेंगे, वो भी महागठबंधन की तरफ चले जाएंगे। कांग्रेस, वामपंथी दल और राष्ट्रीय जनता दल मिलकर जो राजनीति करेंगे, सारे मुसलमान उसी के ऊपर अपना ठप्पा लगाएंगे बिहार के, और बिहार में करीबन 18% मुसलमान हैं। ऐसा माना जाता है कि करीबन 54 सीटों पे तो मुसलमानों का काफी ज्यादा प्रभाव है, कुछ और भी सीटें हैं जहां पर वो आंशिक प्रभाव रखते हैं। तो ये एक, इस वक्फ बिल ने काफी ये सुनिश्चित कर दिया है कि मुसलमान किधर वोट देंगे, और अब उसके अंदर अब कोई शक नहीं रह गया है। थोड़ा बहुत जो एक रहता था कि नीतीश कुमार की तरफ पसमानदा मुसलमानों की हमदर्दी है, उन्होंने एक जमाने में कुछ पसमानदा नेताओं को राज्यसभा में भेजा था, इफ्तार पार्टियों में जाते हैं, टोपियां वगैरह लगाते हैं, ये सब कहते हैं, ये सब चीजें जो है ना वो खत्म हो चुकी हैं, इनका अब कुछ नहीं होगा। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, उत्तर प्रदेश में तो वहां पर तो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं और वो रोज मुसलमानों के ऊपर हथौड़ा चलाते हैं, तो वहां तो मुसलमानों के वोट उन्हें ना पिछली बार मिले थे ना इस बार मिलेंगे, कुछ नहीं होगा। वहां सारा जो पोलराइजेशन होगा, सारा गठबंधन होगा, वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठजोड़ की तरफ होगा। ये भी स्पष्ट हो गया है मुसलमानों के सामने कि उत्तर प्रदेश में वो असदुद्दीन ओवैसी को वोट देकर कुछ हासिल नहीं कर सकते। अगर उन्हें भाजपा को कुछ नुकसान पहुंचाना है, डेंट करना है भाजपा के मौकों को, तो वो जाएंगे अखिलेश और कांग्रेस के गठजोड़ की तरफ जाएंगे। और बहुजन समाज पार्टी को भी मुसलमानों का वोट नहीं मिलेगा। बहुजन समाज पार्टी बहुत सारे मुसलमान उम्मीदवार खड़ी करेगी, पिछली बार भी उसने खड़े किए थे, लेकिन तब भी उसको मुसलमानों के वोट बीएसपी को वो नहीं मिले थे। तो ये स्थिति है। तो वक्फ बिल ने कम से कम मुसलमान वोटों का ध्रुवीकरण पूरी तरीके से गैर भाजपा जत्थेबंदियों और गठजोड़ों के पक्ष में कर दिया है। एनडीए को इसमें कोई ज्यादा नुकसान नहीं है। इसलिए एनडीए को ज्यादा नुकसान नहीं है क्योंकि वो दरअसल उन्हें वोट मिल ही नहीं रहे थे उनके। नहीं सर, बात सिर्फ वोट की नहीं है, बात ये जो खटपट आपस में चल रही है पार्टियों के बीच में, ये जो सहयोगी घटक दल हैं, उनमें भी एक बेचैनी है कि ये हमें ऑकवर्ड पोजीशन में मोदी बार बार ये डालते हैं। भले ही वो वोट ना मिलते हो या मामूली 1-2% वोट मिलते हो, लेकिन उनकी जो एक छवि है कि हम लोग कोई ऐसे सांप्रदायिक राजनीति नहीं करते, एक धर्मनिरपेक्ष छवि बनाने की कोशिश करते ही है नीतीश कुमार हो चाहे चंद्रबाबू नायडू। एटलीस्ट उस छवि पे धक्का लगता है ना ऐसे ऐसे कामों से। उस छवि को जबरदस्त धक्का लग चुका है और पॉकेट्स में नुकसान भी होगा। मैं नुकसान और धक्के की छवि के जोड़ के देख रहा हूं, जैसे कि जयंत चौधरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बाकायदा नुकसान होगा। वो मुसलमान वोटों के लाभार्थी थे। जाटों का और मुसलमानों का जो गठजोड़ एक बनता था, वो गठजोड़ खासतौर से जयंत चौधरी के जाट जो है, जाट तो कई पार्टियों में होते हैं, जयंत चौधरी के जाटों को मुसलमानों का समर्थन नहीं प्राप्त होगा। जयंत चौधरी के मुसलमान उम्मीदवारों को भी अगर वो किसी खड़ा करते हैं तो उसे मुसलमान ना के बराबर वोट देंगे, ये सब तो होगा। दूसरे, ये बात भी सही है कि इन लोगों के चेहरे से जिन्होंने मुसलमान समर्थक का नकाब पहन रखा था, वो पूरी तरीके से उतर गया है और इस बात को लेके इनके अंदर कुछ न कुछ बेचैनी होगी। लेकिन ये चूंकि भाजपा के साथ, भाजपा की सोबत में केंद्र में भी सत्ता का उपभोग कर रहे हैं और राज्यों में भी सत्ता का उपभोग कर रहे हैं, ये दोनों तरफ सत्ता का उपभोग कर रहे हैं, तो इनको लगता है ये हमारे लिए बड़ी प्राप्ति कि हम सत्ताधारी बने रहे, हम सत्ता के घोड़े पर सवार बने रहे। उत्तर प्रदेश में भी सत्ता में भागीदार है, केंद्र में भी सत्ता में भागीदार है। इधर नीतीश कुमार के साथ भी यही स्थिति है, चंद्रबाबू नायडू के साथ भी ये स्थिति है। मुझे लगता है कि जब आंध्र प्रदेश के चुनाव नजदीक आएंगे तब ज्यादा बड़ा नुकसान चंद्रबाबू नायडू को होगा, क्योंकि चंद्रबाबू जो एनडीए की शक्ल सूरत आंध्र प्रदेश में है वो अलग तरह की है। वहां पर
एनडीए की जो मोटिव फोर्स है, जो लोकोमोटिव चालक शक्ति है, वो तेलुगु देशम पार्टी है, वहां भाजपा नहीं है चालक शक्ति। तो वो जब सारे वोट चंद्रबाबू लेकिन नायडू सर के छोड़ के उधर चले जाएंगे। जी। आंध्र प्रदेश में कुल 7-7.5% मुसलमान है, तो शायद चंद्रबाबू नायडू ने भी इसलिए सोचा होगा कि मुसलमानों को खुश करके क्या मिलेगा, एटलीस्ट अपने हिंदू वोट तो एक नहीं साथ नहीं, रखो। उन्होंने पूरी कोशिश की मुसलमानों को खुश करने की, और जो 7.5% मुसलमान है, उनका जो आबादी में बंटवारा इस तरह का है कि वहां कम से कम 35-40 से एक सीटें इस प्रकार की हैं, 45 सीटें तकरीबन इस प्रकार की हैं, जहां मुसलमान वोटर जो है वो प्रभावी है। आबादी कम होने की वजह, 10% से कम आबादी, क्योंकि वो बंटवारा होने के बाद में जो हिस्से इनके पास रह गए उसमें मुसलमान कम है। वरना आंध्र प्रदेश में तो संयुक्त आंध्र प्रदेश में तो ज्यादा मुसलमान थे, उसमें तेलंगाना वगैरह का इलाका था, तो उसमें बहुत थे। तो वो उनको दिक्कत है, इस बात को वो समझते हैं। तो उन्होंने बहुत चोगे पहनकर और टोपियां पहनकर खूब इफ्तार पार्टियों में भाग लिया और अपने हाथ से लोगों का रोजा तोड़वाया, उन्होंने खूब किया उन्होंने, चंद्रबाबू नायडू। लेकिन अब उनके सामने भी स्पष्ट हो गया होगा कि जगन मोहन रेड्डी को और कांग्रेस को, इन दोनों की तरफ मुसलमान वोट जाएंगे। और अगर जगन मोहन रेड्डी इंडिया गठबंधन में चले आए, जैसा हो सकता है कि वो आ जाएं, तो वहां पर कांग्रेस और जगन मोहन रेड्डी जुड़ जाएंगे आपस में, दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे एनडीए के खिलाफ, और फिर सारे मुसलमान वोटों का ध्रुवीकरण इंडिया गठबंधन की तरफ आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। तो चंद्रबाबू नायडू एक ऐसे नेता है एनडीए के, जो कि क्योंकि चुनाव उनका बहुत दूर है, चुनाव उनका 29 में होना है, लोकसभा का भी और विधानसभा का भी, तो वो दूर चुनाव है, लेकिन उनको बड़ा नुकसान होगा। जी, एक सर बिहार की बात थोड़ी देर में करना चाहता हूँ। बिहार में आप चाहे इस वक्फ बिल की बात देखें या वैसे भी उसके पहले से भी नीतीश कुमार की एक अजीब सी उनके स्वास्थ्य को लेकर के बार-बार बात होती है। कुछ-कुछ ऐसे उनके वीडियोज आते हैं जहाँ पे कि वो कुछ अजीब सी हरकतें करते नजर आते हैं। वक्फ बिल की बात थोड़ी वहां खटपट तो है ही एनडीए में, लेकिन इधर सर इंडिया ब्लॉक या महागठबंधन जो है वो ज्यादा स्टेबल नजर आ रहा है। कांग्रेस वहां पे कन्हैया कुमार के नेतृत्व में वो लोग एक पदयात्रा रोड निकाल रहे हैं। कल उसमें राहुल गांधी ने भी ज्वाइन किया बेगूसराय में जाकर के। इंडिया गठबंधन में ये तो तय है कि मुख्यमंत्री का चेहरा वो तेजस्वी यादव होंगे, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अभी तक जो कन्हैया कुमार को बिहार से दूर रखा जा रहा था, वो भी छूट अब कांग्रेस ने दे दी है कि आप जाकर के बिहार में काम करिए। उससे ऐसा लगता है कि कोई दिक्कत लालू परिवार को नहीं है। जो शुरू में बातें कही जाती थी कि कन्हैया कुमार उनके दरवाजे पर सर नवाने माथा टेकने नहीं जाते, इसलिए गुस्सा है लालू परिवार, लेकिन वो लगता नहीं कि उस तरीके की कोई नाराजगी है। तो वो ज्यादा स्टेबल आपको नजर आता है इसमें महागठबंधन, और कांग्रेस अगर स्ट्रेंथ गेन करेगी तो उससे फायदा तेजस्वी यादव का है। देखिए, जो कन्हैया कुमार की यात्रा चल रही थी, जिसमें राहुल गांधी ने जुड़ के उसका बड़ा मूल्य वर्धन कर दिया है, बड़ा वैल्यू एडिशन कर दिया है उस यात्रा का नारा ये है, पलायन रोको, रोजगार दो। ये उस यात्रा का नारा, ये नारा बहुत महत्वपूर्ण है। इस नारे से ऐसा लगता है कि कांग्रेस अगले बिहार चुनाव का एजेंडा सेट करने जा रही है। हालांकि कांग्रेस बिहार में छोटी ताकत है, कोई आरजेडी से उसका कोई मुकाबला नहीं है उसका कोई, लेकिन कांग्रेस बिहार में एजेंडा सेट करने जा रही है। कांग्रेस ने तकरीबन ये घोषणा से ही कर दी है कि अब 2020 में जिस तरीके से बेरोजगारी को केंद्र रख के चुनाव लड़ा गया था, उसी तरीके से इस बार भी बेरोजगारी को केंद्र में रखकर चुनाव लड़ा जाना चाहिए, और कांग्रेस इसके ऊपर जोर देगी। तब वो नारा तेजस्वी यादव ने दिया था, और मुझे नहीं लगता कि तेजस्वी यादव को इसमें किसी बात की दिक्कत होगी, इस बार फिर से वो बेरोजगारी को केंद्र करके करें। तेजस्वी ने भी इस तरह की बातें कही हैं। तो जब एक बार जो रणनीतिक लाइन के ऊपर, स्ट्रेटेजिक लाइन के ऊपर जब एकता हो जाती है, उसके बाद में चुनाव लड़ना आसान हो जाता है। और देखना यह है कि मुझे बिहार में मेरी निगाह हमेशा रहती है कि जो बिहार का ईबीसी है, जो एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास है बिहार का, जो अति पिछड़े हैं बिहार के, पिछली बार लोकसभा चुनाव में मुकेश सहनी को अपने साथ लाए थे तेजस्वी। इस बार मुकेश सहनी उनके साथ रहते हैं कि नहीं रहते हैं, ये लोग बदलते अदलते रहते हैं, कोई जरूरी नहीं रहे। इस बार मुकेश सहनी उनके साथ रहते हैं कि नहीं रहते हैं। दूसरे और कोई ईबीसी ताकत इनकी तरफ जाती है कि नहीं जाती है। अगर किसी तरीके से महागठबंधन अपने साथ कुछ ईबीसी शक्तियों को ले आए, या कम से कम कुछ लगे कि ईबीसी शक्तियों को अपने साथ जोड़ रहे हैं, तो फिर महागठबंधन के लिए चुनाव जीतना मुश्किल नहीं रह जाएगा। यही एक ऐसी चीज है जो मुझे महागठबंधन की राजनीति में थोड़ी सी कमी के तौर पर मैं देखता हूं।
जहां तक सामाजिक शक्तियों के संतुलन का सवाल है, दोनों तरफ शक्तियां बटी हुई हैं। इस संतुलन को अपने पक्ष में झुकाने की कोशिश कांग्रेस और तेजस्वी को मिलकर करनी चाहिए। देखिए, अभी बिहार में चुनाव में समय है। अगर कुछ और ताकतों को अपनी ओर ये खींच पाए, क्योंकि भाजपा ये चाहेगी कि नीतीश को सीटें कम दें। पहले जो बराबर बराबर का तकरीबन बंटवारा होता था, उस तरह नहीं हो। नीतीश को सीटें कम दी हैं और कुछ सीटों को ईबीसी और दूसरी इस तरह की ताकतों के बीच में बांटा जाए। ये भाजपा की कोशिश होगी। नीतीश की कोशिश होगी कि हमें पहले की तरह बराबर बराबर की सीटें मिले। वो इसमें लोकसभा चुनाव का जो परिणाम है उसको दिखाएंगे कि भाई देखिए, हमने लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया था। यहाँ तक कि भाजपा से भी कुछ अच्छा प्रदर्शन, अच्छा ही था उनका प्रदर्शन। तो ऐसी स्थिति में एनडीए के अंदर जो जद्दोजहद होगी, जो संघर्ष होगा सीटों के बंटवारे के सवाल पर, वो संघर्ष, उस संघर्ष का लाभ वो आखिर में महागठबंधन को मिल सकता है। क्योंकि पिछली बार मुकेश सहनी को सीटें नहीं मिली थी, इसीलिए तो तेजस्वी के साथ चले गए थे। मुकेश सहनी को कोई भी सीट देने से उन्होंने इनकार कर दिया था, इसलिए तेजस्वी के साथ चले गए थे। अगर ऐसा कुछ होता है वहां पर, तो फिर बिहार के चुनाव में और ज्यादा दिलचस्पी पैदा होगी और एनडीए को और मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा सत्ता में वापसी के लिए। जी सर, एक और बड़ा दूर से एक चक्रव्यूह कांग्रेस रचने की कोशिश कर रही है। वो एक गुजरात में जाकर के वो अपना एक राष्ट्रीय अधिवेशन या सीडब्ल्यूसी की बैठक कर रहे हैं। लेकिन सर, ये बैठकें वगैरह कांग्रेस करती रहती है, उसका फल हमें दिखता नहीं है ग्राउंड पे। और अभी मैं नीरजा चौधरी जी का एक लेख पढ़ रहा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि चूंकि फिफ्थ जनरेशन पॉलिटिशियन है राहुल गांधी, तो शायद उनकी जो सत्ता पाने की भूख है, वो भूख उतनी नहीं है जितनी भूख मोदी और अमित शाह में जो फर्स्ट जनरेशन पॉलिटिशियंस हैं, तो सत्ता पाने की जो भूख उनके अंदर है, वो राहुल गांधी में वो नहीं है। तो गुजरात में जाकर के कर रहे हैं, तो ये तो साफ है कि गुजरात की स्टेट इलेक्शंस को वो टारगेट करेंगे, वहां पर थोड़ा अपना ऑर्गेनाइजेशन ठीक ठाक करेंगे, कील काटे दुरुस्त करेंगे। लेकिन सर, आपको लगता है कि गुजरात में कुछ पॉसिबिलिटी है कांग्रेस के लिए, या बिल्कुल दूर की कौड़ी है ये? देखिए, आज से गुजरात में कांग्रेस का महाधिवेशन शुरू होने वाला है। मेरे ख्याल जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं, तो उस वक्त वहां पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की विस्तारित बैठक हो रही है, ये शुरू होने वाली है। आज पूरे दिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी की विस्तारित बैठक होगी। कल कांग्रेस का अधिवेशन होगा गुजरात। नीरजा चौधरी ने जो लिखा है, वो मैंने भी पढ़ा है। नीरजा चौधरी का फोकस केवल इसी अधिवेशन के ऊपर है। इस अधिवेशन की जो तैयारी की गई है, उसका वो कहीं जिक्र नहीं करती। इस अधिवेशन की तैयारी इस बार कांग्रेस ने इस तरह की है जैसी 2009 के बाद किसी अधिवेशन की तैयारी नहीं। कांग्रेस ने, मुझे लगता है 29 मार्च को दिल्ली में अपने जिला अध्यक्षों की एक बड़ी कॉन्फ्रेंस आयोजित की कांग्रेस, जिसमें तीन करीब चार 300 से फेज ज्यादा, में उन्होंने किया। हाँ, 3-4 दिन 300 वो से मीटिंग ज्यादा जिला अध्यक्षों को बुलाया गया। उसमें पूरा नेतृत्व बैठा और जम के जिला अध्यक्षों ने अपने मन की बात नेतृत्व से कही। नेतृत्व ने जिला अध्यक्षों को ये आश्वासन दिया कि अब उन्हें ज्यादा अधिकार दिए जाएंगे, ज्यादा जिम्मेदारियां दी जाएंगी और वो उन अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए जिम्मेदारियों का निर्वहन किस तरह करते हैं, इसकी रेटिंग भी की जाएगी और उसके हिसाब से संगठन में उनकी प्रगति सुनिश्चित होगी। इसके बाद फिर इस बैठक का दूसरा हिस्सा अप्रैल के प्रथम सप्ताह में हुआ और फिर तीसरा हिस्सा भी हुआ। 3 बड़ी बड़ी बैठकें जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं और नेताओं की कांग्रेस आला कमान ने ली। ये 2009 के बाद में इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है। कांग्रेस के कई प्रांत ऐसे हैं जहां कांग्रेस बड़ी ताकत है, इसके बावजूद भी वहां पर जिला अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं हुई है। तो कांग्रेस का पूरा संगठन तदर्थवाद के ऊपर, एडवोकेज्म के ऊपर चल रहा है। इसको वो लोग दूर करना चाहते हैं। राहुल गांधी जगह जगह नई नियुक्तियां कर रहे हैं, पूरे वो कील काटा दुरुस्त करना चाहते हैं। तो नीरजा चौधरी की बात जो है वो सही है अपने आप में। जितनी भाजपा में सत्ता पाने की बलबलाती हुई इच्छा दिखती है, उतनी कांग्रेस के अंदर नहीं दिखती है। लेकिन कांग्रेस को ये बात लग गई है। मेरे ख्याल से सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खड़गे और प्रियंका गांधी को ये समझ में आ गया है कि अगर उन्होंने संगठन दुरुस्त नहीं किया, तो वो जो एनडीए के खिलाफ 2029 में एंटी इनकम्बेंसी प्रकट होगी, उसका भी पूरा लाभ नहीं उठा पाएंगे। मैं तो ये मानता हूं कि 2024 में जो चुनाव हुआ था, अगर कांग्रेस का संगठन मजबूत होता,
तो कम से कम 50 सीट, 60 सीट एनडीए और नीचे जाता। भाजपा और नीचे जाती 50-60 सीट। क्योंकि ये उस जो नाराजगी थी सरकार के प्रति, उस नाराजगी को मजबूत कर बढ़ाने में इनका भी योगदान था, उसका लाभ नहीं उठा पाए। जिस तरह चुनाव आयोग का भाजपा इस्तेमाल कर रही है, इसलिए कांग्रेस को प्रशिक्षित और कटिबद्ध कार्यकर्ताओं की पूरी कतारें खड़ी करनी होंगी। अगर वो नहीं खड़ी कर पाएगी तो न तो वोटिंग के दिन वो लोग जद्दोजहद कर पाएंगे और न ही काउंटिंग के दिन वो लोग जद्दोजहद कर पाएंगे। तो ये कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी है और मुझे लगता है कि कांग्रेस ने अगर इसकी तैयारी शुरू की है तो हम लोगों को उसके ऊपर नजदीकी निगाह रखनी चाहिए कि वास्तव में ये कुछ हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, केवल कॉन्फ्रेंस होकर रह जाती है। यही मौका है। अगर कांग्रेस इस मौके को चूक गई और भाजपा फिर 2029 में या तो अकेले दम पे सरकार बना ले गई या गठजोड़ सरकार बना ले गई, फिर कांग्रेस को मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अगर ठीक ठाक कर लें 2029 में भाजपा के लिए दिक्कत पैदा कर सकते हैं। जी, तो सर आज के लिए इतना ही। हमसे बात करने के लिए सर बहुत-बहुत धन्यवाद। दर्शकों का भी बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।